हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो आज हम अपनी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, हमारी है आज क्लास 4th, जिसमें आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स। ठीक है, जितने भी हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं वो इस वीडियो में हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, अब टीचिंग मेथड होते क्या है, मतलब पढ़ाने का तरीका है ना। कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम टीचिंग को अपनी क्रिएटिव बना सकते हैं, और कौन कौन से मेथड हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो टीचिंग मेथड में जो हमारा फर्स्ट मेथड आता है वो आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट से ही क्लियर है, प्रोजेक्ट मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना। अब जैसे स्कूल्स में, कॉलेज में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, अपनी एक्टिवनेस उसमें हम दिखाते हैं, है ना, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग होता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट मेथड है ये आपका किसने दिया था, विल्हेम हेनरी किलपैट्रिक ने, जो आपके शिष्य हैं, मतलब ये स्टूडेंट हैं किसके, जॉन डीवी के। तो अगर एग्जाम में आता है प्रोजेक्ट मेथड तो दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं मिलेंगे, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो जॉन डीवी या फिर किलपैट्रिक। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपका जॉन डीवी है तो आप जॉन डीवी मार्क करेंगे, अदरवाइज आपने मार्क करना है किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक हैं जो वो जॉन डीवी के ही स्टूडेंट हैं। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन जॉन डीवी प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, अब जॉन डीवी है, जॉन डीवी किसके ऊपर फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, एंड वी आर डिस्कसिंग प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में यही लर्निंग बाय डूइंग हम करते हैं, है ना। ये बेस्ड है आपका लर्निंग बाय डूइंग पे, मतलब करके सीखना, है ना। आप कुछ भी करोगे, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क अगर आप कर रहे हो प्रोजेक्ट मेथड के अंडर, तो वो लर्निंग बाय डूइंग। ये नहीं है कि मतलब आप ऐसे ही बैठ के कुछ भी काम कर लोगे, है ना, कुछ भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, तो पर्पसफुल वर्क विच इज़ डन इन अ सोशल इन्वायरमेंट विद फुल इन्वॉल्वमेंट। मतलब क्या है कि जो आप वर्क कर रहे हो पर्पसफुल होगा, ये तो नहीं है कि कुछ भी आप कर रहे हो उसका कोई पर्पस ही नहीं है ना। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो, तो उसका क्या है, पर्पसफुल वर्क है वो आपका। ठीक है, विच इज़ डन इन सोशल इन्वायरमेंट। जो आप परफॉर्म कैसे करोगे, सोशल इन्वायरमेंट में, मतलब अपने पीयर्स ग्रुप के साथ आप परफॉर्म करोगे, आप ग्रुप बना के आप परफॉर्म करोगे विद फुल इन्वॉल्वमेंट, मतलब हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये नहीं है कि ग्रुप बना लिया और सिर्फ एक ही बच्चा परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब बैठ के देख रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फुल इन्वॉल्वमेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट परफॉर्म इन दिस प्रोजेक्ट मेथड। स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। इसमें क्या होता है टोटली, जो प्रोजेक्ट मेथड के अंडर हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, हमारा वर्क पर्पसफुल होता है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व, उसमें पार्टिसिपेट करता है। आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है, उसकी जो एग्जीक्यूशन होता है, वो टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर ही। ठीक है, यानी कि हर काम स्टूडेंट ही करेगा, उसमें टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, टीचर एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे काम करता है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप, स्टूडेंट कहाँ काम करते हैं, ग्रुप बना के वो काम करते हैं, रिसीविंग ट्रेनिंग, है ना, फॉर कोलेब्रेशन एंड टीम वर्क। अब एक होता है आपका कोलेब्रेशन और एक होता है आपका कोपरेशन। कोलेब्रेशन में हम बात करते हैं ग्रुप लर्निंग की, जिसमें हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, और ग्रुप बना के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हर बच्चे का अलग ओपिनियन, हर बच्चे की अलग एक्टिविटी, हर बच्चे की अलग इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और टीम वर्क, एक टीम बना के हम काम करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम मतलब जिसमें अगर एक पर्टिकुलर बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो मतलब सोल्व करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हो, वो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंडर आता है। इट इज़ डेमोक्रेटिक एंड प्रमोट इक्वालिटी बाय इक्वल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही बात इन्होंने यहाँ पे भी की है कि प्रोजेक्ट मेथड में हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ना। हर बच्चे को उनकी अलग अलग ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाती है, ताकि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। अब इसमें टाइप्स आते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में भी टाइप्स आते हैं। अब देखो, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये तो नहीं है ना कि आप ऐसे ही बना लोगे, आपका पर्पस होगा कुछ ना कुछ, है ना। आप उसको प्लान भी करोगे, है ना, आप सिचुएशन भी क्रिएट करोगे, आप इवेल्युएशन भी करोगे। तो उसका जो स्टेप्स हैं वो क्या है आपके, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। सबसे पहले तो आपको सिचुएशन दी जाएगी कोई, है ना, कि आपको आपको आपके पास ये सिचुएशन है। फिर पर्पस होगा उस ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो सिचुएशन आपको मिली है, जो प्रोजेक्ट आपने तैयार करना है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस है। फिर आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे, है ना। फिर आप, अब प्लानिंग हो गई आपकी, ठीक है, कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करना है, तूने ऐसे करना है, तूने ऐसे करना है। फिर आप अपने प्लान को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। फिर आप इवेल्युएट करोगे, अब आपने एग्जीक्यूशन कर दी, अपना जो भी प्रोजेक्ट था वो बना लिया, फिर आप इवेल्युएशन भी तो करोगे कि कहाँ कमियाँ हैं, यहाँ कोई कमी तो नहीं रही, आप उसका प्रॉपर आकलन करोगे। एंड देन अगर आपका कोई कमी नहीं है उसमें, प्रॉपर आपका एग्जीक्यूट हो गया है प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे, फिर उसको रिकॉर्डिंग। ठीक है,
सेकंड मेथड आता है हमारा टीम टीचिंग। टीम टीचिंग भी एक तरह से प्रोजेक्ट मेथड में ही, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में भी हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ग्रुप बना के एक्टिविटीज़ करते हैं। तो टीम टीचिंग में ये टीम टीचिंग 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इस मेथड को क्या किया गया था, एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे या फिर साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रांसीसी कैपल। 2 और मोर टीचर कैन टीच। इसमें क्या होता है, आपका टीम टीचिंग में आपके पास जो टीचर टीच करते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें स्टेजेस आपकी क्या क्या आती हैं, स्टेजेस में आपका आता है प्लान। आप प्लान करोगे, ठीक है, फिर आप उसके प्लान के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे, एंड देन आप क्या करोगे, इवेल्युएशन। फिर इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, 2 और मोर टीचर वर्क, है ना, इसमें क्या होता है टीम टीचिंग में 2 या 2 से ज़्यादा टीचर आपको टीच करेंगे। इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द क्लास, अब 2 टीचर हैं क्लास में, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास कंट्रोल में ही रहेगी आपकी। टीम लर्निंग इफेक्टिव होती है, सॉरी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनती है। क्यों बनती है इफेक्टिव, अब आपके पास मान लो क्लास में 2 टीचर्स हैं, है ना, एक टीचर कुछ कोई प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा टीचर कुछ और टीचिंग कर रहा है, मतलब एक तरह से कोलैबोरेशन वाला इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसमें आपकी लर्निंग अच्छी हो जाती है और इवन टीचिंग भी बेटर होती है। स्टूडेंट गेट मोर नॉलेज इन वेरियस फील्ड, और स्टूडेंट को क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है उनको अलग अलग फील्ड का। थर्ड आती है हमारी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म अधिगम। इसमें क्या आता है, टू डेवलप स्किल्स इन टीचर्स, ये माइक्रो टीचिंग है, इसमें हम टीचर की स्किल के बारे में बात करते हैं, ये टीचर्स के लिए होती है ना। इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड होता है ना, 5 to 10 मिनट्स की इसमें टाइमिंग होती है आपकी। 1 टीचिंग स्किल इज डेवलप इन 1 टाइम, एक टाइम में आपका एक टीचिंग स्किल डेवलप होगा। फीडबैक इमीडिएटली आपको फीडबैक मिल जाता है। इसमें क्या होता है, ये आपकी आई थिंक 36 मिनट की जैसे करते हैं हम, है ना, उसमें अलग अलग आपने एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे 5 मिनट की आप प्लानिंग करोगे, है ना, 6 मिनट की फिर आप उसको क्या करोगे, टीचिंग करोगे, फिर 5 मिनट्स या 6 मिनट आप किसके लोगे, फीडबैक के लोगे, देन आप फिर अगेन रीप्लानिंग करोगे, ठीक है। तो लेकिन माइक्रो टीचिंग में ऐसा नहीं है, माइक्रो टीचिंग में सिर्फ 5 से 10 मिनट्स की ही आपकी टीचिंग होती है, ठीक है, उसमें आपने परफॉर्म करके, उसमें आपने टीच करके दिखाना होता है और इमीडिएट फीडबैक मिलता है आपको। 1963 में ड्विट डब्ल्यू एलन, है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में उन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो 1967 में डी तिवारी, जो कहाँ के थे, आपके इलाहाबाद के, इंडिया के थे, ठीक है। स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर अदर नेम्स, 6 स्टेप्स एज पर एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 6 मिनट की आपको टाइम मिलता है, तो उसमें क्या करते हैं, आप प्रिपेयरिंग करोगे। अब आपने क्लासरूम में जाना है तो उससे पहले आप प्रिपेयर तो करते ही हो ना, प्रिपरेशन तो हम करेंगे ही, तो उसके लिए आपको 6 मिनट्स मिलते हैं। फिर आप टीचिंग करोगे, वो भी आपकी 6 मिनट की होगी। फिर आप फीडबैक लोगे कि बच्चों ने कितना समझा, जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, जो आपने पढ़ाना था, बच्चों को समझाना था, क्या वो पूरा हुआ। तो फीडबैक के थ्रू ही पता लगता है जब बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अगर आपको लगा कि नहीं टीचिंग इफेक्टिव नहीं हुई, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरी नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे, रीप्लान, और रीप्लानिंग के लिए आपको मिलेंगे 12 मिनट्स। देन फिर आप रीटीच करोगे एंड देन रीड फीडबैक। तो ये टोटल जो आपका प्रोसेस है ये आपका होता है 36 मिनट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी गेम और प्ले मेथड, ठीक है, गेम प्ले मेथड। तो प्ले मेथड था जो ये किसने दिया था, आपका कैलवेल कुक ने, बाद में किसने दिया था, फेडरिक फ्रोबेल ने, ठीक है। ये हमारे जो किंडरगार्टन है, जो प्ले मेथड है उसकी बात करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब देखो गेम और प्ले मेथड की बात कर रहे हैं, मतलब गेम्स के थ्रू, प्ले के थ्रू आपने बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि बच्चों को तो सारा दिन यही है कि हमें खेलने को मिल जाए बस, कुछ ना कुछ, है ना। तो इसमें बच्चे की डेवलपमेंट भी होगी, ग्रोथ भी होगी। लर्निंग थ्रू एक्शंस, एक्शन के थ्रू बच्चा सीखेगा। अब आपने कोई गेम दे दी, ठीक है, आपको लर्निंग बिकम एम्प्लॉयमेंट, मतलब नो प्रेशर, प्रेशर तो होगा ही नहीं। आपने मान लो आपने कोई टॉपिक कराना है, आपने ग्रुप्स बना दिए, बच्चों को बोल दिया कि चलो आज एक गेम खेलते हैं, ठीक है। तो बच्चों को लगेगा कि हाँ गेम ही है, लेकिन उस गेम के थ्रू, उस प्ले मेथड के थ्रू बच्चा को जो आप समझाना चाहते हैं, बच्चा वो सीख जाता है ना। प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं होता कि नहीं तूने ये नहीं करना, तू ऐसे बैठ, तूने ऐसे डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे सीट में नहीं। वो मतलब फ्रीली, वो फ्री इन्वायरमेंट में वो अच्छा सारी चीज़ें करेगा। लोकलाइजेशन ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज क्या होती है, इसमें परमानेंट होती है। अब कोई भी चीज़ है, बच्चा अगर खेल खेल के मज़े मज़े में अगर वो चीज़ करता है, खुद की इन्वॉल्वमेंट, खुद की मतलब उसको खुशी मिलती है उस चीज़ को करने में, तो वो चीज़ लाइफ टाइम याद भी रहती है ना, वो परमानेंट हमारी बन जाती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एबिलिटीज़, उसकी जो खुद की
एबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, क्योंकि बच्चा उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है ना, अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है बच्चा, है ना, बच्चा क्या क्या सोचता है वो दिखाता है, तो उसकी पर्सनल एबिलिटीज़ की तो डेवलपमेंट होगी। चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड सेंटर, क्योंकि हमने चाइल्ड को सेंटर में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, ठीक है। ऑलराउंड बच्चे की डेवलपमेंट होती है इसमें। फिर आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। हेनरी एडवर्ड ने और आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसके बारे में बात की थी। इसके अदर नेम क्या है, अब ह्यूरिस्टिक मतलब होता है आपका करके सीखना, ढूंढना, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, सर्च करना, डिस्कवर करना, तो यही इसके अलग नाम है, डिस्कवरी, सर्च मेथड, सेल्फ नॉलेज और एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ह्यूरिस्टिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई सर्च, मैं ढूंढूंगा, मैं ढूंढता हूँ, है ना, कि मुझे ही करना है बस जो कुछ करना है, ठीक है। तो इसको 1945 में जो ह्यूरिस्टिक मेथड है इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा गया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है ना, आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही तो करोगे, और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आप क्या क्या करोगे, आप सर्च करोगे, है ना, आप डिस्कवर करोगे, जो आपकी खुद की नॉलेज है आप वो लगाओगे उसमें, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखोगे, है ना, तो उसको बाद में क्या नाम दिया गया फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अब बच्चे में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसने कुछ आपने कोई प्रॉब्लम दे दी और आपने बोल दिया कि तूने ये मेरे को बस इसका सॉल्यूशन बताना है, तो बच्चा जैसे मर्जी करे फिर, है ना, वो सर्च करेगा, वो लर्निंग बाय डूइंग करेगा, है ना, वो कोई भी आपकी अपना खुद का ज्ञान लगाएगा, वो खुद सर्च करेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, तो क्या होगा उससे, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही तो डेवलप होगा। साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड प्रॉब्लम, क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती है कि अच्छा ये कैसे करना है ना, जिज्ञासा उसके अंदर आएगी। ऑब्जेक्टिविटी आती है, पेशेंस आता है, हार्डवर्क और क्रिएटिविटी, तो ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर बच्चे में डेवलप होती हैं। अब इसमें क्या क्या होता है मेथड, प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, सर्च द फैक्ट, फिर बच्चा सर्च करेगा, फॉर्मुलेशन होगी हाइपोथेसिस की, टेस्टिंग होगी, एंड देन आपका क्या आ जाता है इसमें, रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो मेथड्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। फिर आता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ये आपका दिया था ओसबोर्न ने। किसने दिया था आपका, ओसबोर्न ने 1957 में। पीपल आर इन ग्रुप एंड गिव आइडिया इंडिविजुअली, ये वही आ गया आपका प्ले मेथड वाला, कोलेब्रेशन वाली की बात करते हैं हम, कि इसमें हर बच्चे का अलग अलग ओपिनियन होगा, अलग अलग आइडियाज़, बच्चे अपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। इनकरेजमेंट ऑफ, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, ये नहीं है कि तेरा तो आंसर गलत है, तू तो डल है, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। अगर बच्चे ने गलत आंसर दिया है ग्रुप में, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मिलके उसको क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, है ना, इनकरेजमेंट दिखाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, एक दूसरे को ऐसे मतलब नीचे गिराने वाली कोई बात नहीं होती उसमें। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड बिल्ड बेटर कम्युनिकेशन स्किल, वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, और जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बी इमेजिनेटिव, मतलब थिंक आउटसाइड द बॉक्स मतलब क्या होता है कि अपनी सोच से भी परे जाके सोचना किसी चीज़ को, है ना, उसका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में आपका ये सब कुछ आता है। लास्ट मेथड है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके जो फादर हैं वो हैं सुकरात एंड संत थॉमस, ठीक है। कौन है इसके फादर, सुकरात एंड संत थॉमस। स्किनर ने भी इसके बारे में बात की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। इन्होंने क्या बोला है कि इट इज़ अ फ्रेमवर्क, कि क्या होता है, ये आपका एक फ्रेमवर्क है, दैट इन्वॉल्व थिंकिंग एंड रीजनिंग, दे एबल टू जनरलाइज, लर्न टू यूज ओल्ड फैक्ट इन अ मोर न्यू कंटेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग, मोटिवेशनल मेथड। तो वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका प्रोजेक्ट मेथड में था, है ना, कि प्रॉब्लम बच्चे के सामने होगी, प्रॉब्लम उस बच्चे को सॉल्व करेगा, उसके लिए वो अपनी थिंकिंग पावर को यूज़ करेगा, अपनी रीजनिंग एबिलिटी को यूज़ करेगा, है ना, जो उसके पास पहले से ही जो नॉलेज है ना, उसको नए कंटेक्स्ट में प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। लर्निंग बाय डूइंग होगा, मोटिवेशनल मेथड है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, एनालाइज करोगे, फिर उसको क्या करोगे, जनरल मतलब नॉर्मल जनरल वे से उसको देखोगे, जनरेटिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इवेल्युएट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे उसको, एंड देन आपका इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, है ना, आपके कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही अपनी ये सीरीज़ ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। डेली मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँगी एक टॉपिक से रिलेटेड। और थैंक यू सो मच।